किस्त नंबर 2। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो बातें अक्सर सुनने को मिलती थीं कि जहांगीर खान ने फलां लड़की को फलां के साथ देखा गया, और मेरे बाप की नसीहत भी याद आई कि सरदारों से और हवेली से दूर रहो, और आप ही की नसीहत की लड़कियों का एहतराम करो और उनसे दूर रहो। दिमाग कह रहा था कि यहाँ से चला जाऊं, लेकिन फिर नौरीन को देखकर एक अजीब सी सोच शुरू हो चुकी थी। वजूद में अजीब सा सुरूर था। दिमाग और दिल की जंग जारी थी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन दिल दिमाग पर हावी हो गया और मेरी सारी जहानत धरी की धरी रह गई। नौरीन ने अब आज़ादी से खेलना शुरू कर दिया था। नौरीन, जाहे ने आहिस्ता तो पीछे से जहांगीर खान बोला, क्या करते हो? ये औरत का नाजुक हिस्सा होता है, इसको प्यार करते हैं। तो मैं फौरन होश में आया और पीछे हट गया। मैंने बोला, पहली बार है इसीलिए नहीं पता था। बोला, ये औरत का नाजुक हिस्सा है, इसको प्यार किया जाता है, तुमने इतने जोर से पकड़ा। नौरीन फिर आगे बढ़ी। मैं बोला, रुक जाओ, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ था, जाओ यहाँ से। जहांगीर बोला, क्या हुआ, तुमने नहीं करना? मैं बोला, नहीं, मुझे ऐसा गंदा काम नहीं करना। वो बोला, यार ये सब करते हैं, गंदा कहाँ से है? इसमें तो बहुत मज़ा है, एक बार करके तो देखो। मैं बोला, मुझे नहीं करना। नौरीन और जहांगीर खान परेशान हो गए कि कहीं बता ना दूं। मैं बोला, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कहीं नहीं बताऊंगा। नौरीन बोली, ये बड़ा पारसा बन रहा है। नहीं बनेगा। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बाहर से मेरे नाम की आवाज़ आने लगी। हम काफ़ी देर से यहाँ थे और मैंने पानी लगाया हुआ था। अब्बू मुझे ढूंढ रहे थे। मैं पूरा होश में आ गया और मेरा सारा जोश बैठ गया। मैं जल्दी से बाहर भागा। जहांगीर और नौरीन मुझे पीछे से आवाज़ें देते रहे, लेकिन मैं बाहर आ गया। सामने अब्बू थके हुए। अंदर किधर गए थे? मैंने बोला, मैं पेशाब करने गया था। गाँव में लोग अक्सर सुबह फसलों में ही जाते हैं। अब्बू ये कहकर चले गए, बंद बांध कर आ जाओ, खाना खा लो। इतने में नौरीन और जहांगीर खान भी बाहर आ गए और जहांगीर खान बोला, अब तुमने दोस्ती की है तो किसी को मत बताना। मैं बोला, नहीं बताता। और नौरीन अब पूरे कपड़ों में थी और सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जैसी शरीफ कोई नहीं, और अंदर सरबार के साथ रंग रलियां मना रही थी। नौरीन फिर बोली, किसी को मत बताना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, तुम जो कहो मैं करूंगी। मैंने बोला, जाओ, बाद में बात करेंगे। वो चले गए और मैं अब्बू के पास आ गया, जहां वो दरख्त के नीचे बैठे खाने पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बार बार नौरीन का वजूद याद आ रहा था और अपने हाथ में अभी तक उसका लम्स महसूस हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैंने खाना खाया, अब्बू को बताया कि मेरी तबीयत खराब है, घर आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो सामने ही नौरीन सुवेरा और पायल से बातें कर रही थी। इसको देखकर मेरा हाल फिर से खराब होने लगा। सुवेरा बोली, भाई खैर है, आज इतनी जल्दी? मैंने बोला, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए अब्बू ने मुझे घर भेज दिया। क्या हुआ भाई? मैंने बोला, कुछ नहीं, सर दर्द है। नौरीन फौरन बोली, मैं सर दबा दूं? मैं बोला, नहीं, थोड़ा आराम करूंगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा, और जल्दी से अंदर जाकर लेट गया। नौरीन और सुवेरा बाहर बातें कर रही थीं। सुवेरा बोली, भाई आज घर कैसे आ गया? हालांकि अगर तबीयत खराब भी हो तो भाई घर नहीं आता। नौरीन बोली, लगता है बाहर कोई भूत देख लिया है, जो ऐसी हालत हो रही है। हालत तो मेरी भूत वाली ही थी, जैसे कोई सच का भूत देख लिया हो। पहली दफा किसी लड़की को ऐसे देखा, वो भी अपनी ही कजिन यानी चचा की बेटी का। बाहर तो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया शर्म की वजह से, पर कमरे में जैसे ही आया तो अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार नौरीन का वजूद याद आ रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहले कभी किसी को ऐसे देखा भी नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुला और पायल और नौरीन अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो दोनों का मुंह खुला के खुला रह गया। दोनों की नज़रें मुझ पर थीं और घबराहट और जल्दी में कुछ न कर सका। मैं नामुनासिब हालत में था। नौरीन और पायल की नज़र तो जैसे मुझ पर जम गई थी। मैंने जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया तो दोनों को होश आया और वो जल्दी से बाहर भाग गईं। मेरी सारी मस्ती निकल चुकी थी और डर ने जगह ले ली थी। नौरीन तो शायद न बताती, लेकिन पायल जो कि अम्मी की चहेती है, अम्मी को बता दे, और अब्बू को भी। मेरी बहुत पिटाई होने वाली थी। अम्मी को तो बहाना चाहिए था मुझे मारने का कि कोई मौका मिले। मैं काफ़ी देर कमरे में रहा डर के मारे, लेकिन कब तक? बाहर तो जाना था, शाम का टाइम था, अब्बू भी आने वाले थे। आप ही तो शाम को आती थी, लेकिन आमिर रात को। मैं बाहर निकला और इधर उधर नज़रें घुमाए। बाहर सवेरा और नाज़नीन बैठी थी। मैंने सोचा कि तो मैं जाता हूँ वहीं रह जाऊँगा, क्योंकि मैं कभी कभी खेतों में सो जाता था। मैं जल्दी जल्दी नहाया और बाहर निकलने लगा तो पीछे से सवेरा ने आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, खेतों में जा रहा हूँ। बोली, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? मैं बोला, अब ठीक हूँ, दोपहर से आराम ही कर रहा हूँ। अभी हम बातें कर रहे थे कि बाहर का दरवाज़ा बजा। मैं बाहर आया तो एक आदमी खड़ा था। ये हमारे घर के साथ ही रहता था और हवेली में काम करता था।
बोला तुम्हें सरदार जहांगीर खान हवेली में बुला रहा है। मैं तो जैसे बहुत डर गया कि नौरीन ने शायद जहांगीर खान को कमरे वाली बात बता दी है, इसलिए बुला रहा है। पीछे से अब्बू भी आ गए। क्या बात है? मैंने उनको बताया कि सरदार जहांगीर खान बुला रहा है। मेरे अब्बू के भी हाथ पांव फूल गए। सारी लाइफ उन्होंने मुझे हवेली से बचाया था, अब अचानक हवेली वालों ने मुझे बुलाया था तो मेरे अब्बू भी डर गए। लेकिन वो सरदारों का पैगाम टाल नहीं सकते थे। आदमी को बोला तुम जाओ, मैं इसे साथ लाता हूँ हवेली। अब्बू मुझसे बोले तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं बोला अब्बू मुझे क्या पता, मैं तो घर में था, अभी इस आदमी ने पैगाम दिया था और आपको भी बोला। अब्बू बोले खैर हो, हवेली की नज़र तुम पर कैसे पड़ गई? मैं बोला मुझे क्या पता, मैं तो छुपकर ही रहता हूँ और बाहर जाता भी नहीं। अब मैं अंदर से मजीद डर गया। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार पड़ेगी और क्या होगा, और अब्बू के साथ हवेली चल दिया। मैं हवेली में जाना चाहता था, बहुत शौक था, लेकिन अब्बू और आपी ने मुझे कभी हवेली नहीं जाने दिया, बल्कि मुझे बचा कर रखा। लेकिन अब हवेली से मेरा बुलावा आया था, इसलिए टाल नहीं सकते थे। मैं जब भी अब्बू से पूछता तो वो यही कहते वो बहुत खतरनाक जगह है, कई लोगों के जवान बच्चों को खा गई है। एक बार जो हवेली वालों की नज़र में आ गया वो फिर न लौटा। हम हवेली पहुंचे। मैं हवेली का नक्शा थोड़ा सा बता दूं। हवेली बहुत बड़ी जगह पर गांव के आखिर पर बनी हुई है, जिसके साथ बैठक यानी एक बड़ी सी जगह बनी हुई है, जहां पर कुछ कमरे मेहमान खाने बने हुए थे और सहन में घास लगी हुई थी, और बैठने की जगह, नहाने धोने की जगह बनी हुई थी, जहां पर सरदार बैठकर मसले हल कर सकता था और पंचायत होती थी और सरदार के मेहमान ठहरते थे। इसके साथ घोड़ों का अस्तबल था, जहाँ सरदारों के घोड़े पलते थे। वहाँ आला नस्ल के घोड़े और घोड़ियाँ पाली जाती हैं और उनको ट्रेन किया जाता था। बाहर हवेली जो कि काफ़ी बड़ी जगह पर फैली हुई थी, जिसमें 2 पोर्शन थे। पहले पोर्शन पर 8 बड़े कमरे थे, जिनमें 3 कमरे हवेली के खास मेहमानों के लिए थे, बाकी 5 घर वालों के लिए। हवेली के दरवाजे के साथ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे कुछ, जिनमें मुलाजम और मुलाजमाएं रहती थीं। दूसरे पोर्शन में 10 कमरे थे। बाहर से हवेली ऐसी नज़र आती जैसे बहुत पुराने ज़माने की हो, लेकिन अंदर से बहुत जदीद अंदाज में तामीर की गई थी। पहले हवेली सादा थी, जैसे पहले हवेलियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोबारा तामीर करवाई गई, जो कि जब दोनों सरदारों की शादी यानी दोनों बेटों की शादी हुई थी तब तामीर करवाई गई। बहुत ही जदीद तामीर करवाई गई। हर रूम के साथ 2 अटैच्ड बाथरूम, सेंट्रल एयर कंडीशन, ड्राइंग रूम, टीवी हॉल, खाने के लिए अलग हॉल और स्टोर रूम, खुराक स्टोर करने के लिए, किचन अलग बड़ा सा, जहां पर सारा दिन कुछ न कुछ पकता रहता। ऐसा लगता था कि हवेली में नहीं बल्कि किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। एक अलग ही जहां आबाद था। नीचे मास्टर बेडरूम्स में एक कमरे में बड़े सरदार और उनकी बीवी अस्मा खान रहते थे, और एक मास्टर रूम में सरदार औरंगजेब और उनकी बीवी शहनाज रहती थीं, और नीचे जरबा खान छोटी बेटी रहती थी। ऊपर मास्टर बेडरूम्स में एक में महक खान और एक कमरे में सरदार जहांगीर खान रहता था। बाकी कमरे भी खाली नहीं थे, मुकम्मल फर्निश थे। जब बहुओं की फैमिलियां या करीबी लोग आते तो ठहरते थे। तो ये था हवेली का तारिफ। तो मैं अब्बू के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, अगले किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।